हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। इस पैटर्न पे अक्सर क्वेश्चन आपका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, इस पैटर्न पे अक्सर क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पे। एक वस्तु है, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसका जो आयतन है उसके 1/4 भाग के साथ ए जब द्रव ए में डाला जाता है तो वो तैरता है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप समझिए क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे होता क्या है। तैरने के लिए ये मान लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द्रव ए में डाला जाता है तो वो द्रव के 1/4 अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है। तो द्रव ये मान लीजिए ये है जिसमें वो तैर रही है, ये ए द्रव है, ए वाला है। और ये आपका हुआ बी वाला द्रव जिसमें दूसरी वस्तु अभी तैरेगी। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। जब द्रव बी में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। बी वाले में क्या हो रहा है, ये जब इसमें इसको डाला जा रहा है तो ये 3/4 अपने आयतन के साथ तैरती है। 3/4 का मतलब क्या है, 0.7 ले सकते हैं। और वहीं जो ए वाला है अगर इसमें डाला जाता है तो 1/4 तैरती है। अब इसके आयतन का बस 1/4 भाग ही ऐसा होता है जितना ये तैर रहा होता है। 1/4 का मतलब क्या है, 0.25 और ये है 0.7। तो कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। ये वाला मतलब ए नहीं, ये वाला ज़्यादा है, 0.7 वाला ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये वाले 0.25 में। मतलब कि इसमें जो वस्तु है, वस्तु जो बी वाले में तैर रही है वो वस्तु, उसका आयतन ज़्यादा बाहर है। उसका आयतन ज़्यादा बाहर है, इसका क्या मतलब है कि इसका जो द्रव बी है, इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है किसके, जो डिबोई गई वस्तु है। मतलब कि बी का घनत्व क्या है, बी का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। और जो ए है ये तो डूब रही है, ये तो इसका केवल 0.25 अपने आयतन का बाहर है, बाकी सारा पोर्शन इसका डूब रहा है। मतलब कि इसका क्या है, ये जो घनत्व है इसका ज़्यादा हो रहा है। जो डाली गई वस्तु है उसका घनत्व ज़्यादा है तभी तो डूब रहा है। मतलब कि ए का घनत्व क्या है, ये कम है, ए का घनत्व कम है। और जो बी वस्तु है इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। क्योंकि दूसरी ये फिगर अगर आपको समझ में आ गया हो तो दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझिए कि अगर कोई वस्तु तैर रही है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसको इसमें तैरना है तो ये कब तक तैरेगी। आपको पता है अगर इसका जो घनत्व है, ये जो वस्तु है, ये वस्तु है, इसका घनत्व या तो इसके घनत्व से, ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए ए है, तो जो ए है या तो इसका जो डेंसिटी है वो ए का डेंसिटी जो है या तो बी से क्या होना चाहिए, या तो बी से कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। जैसे ही ए की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बी वाले जो ये सोल्यूशन है इसमें क्या होगा, डूबता चला जाएगा। तो वही है, तो जो ज़्यादा बाहर है उसका मतलब ये है कि वो जिसमें डुबोया गया है उसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है, तभी तो वो ज़्यादा बाहर होके तैर रहा है। जैसे ही घनत्व अगर इसका ज़्यादा होने लगेगा घनत्व तो ये इसमें डूब जाएगा। डूबने के लिए वही होना चाहिए कि जिस वस्तु को आप डुबो रहे हैं उसका घनत्व कम होना चाहिए और जिसमें डुबो रहे हैं उसका घनत्व क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इस पे बेस्ड हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं ये वाला ज़्यादा, इसका जो आयतन ज़्यादा बाहर है, ज़्यादा अच्छे से तैर रहा है, इसका ये हल्का सा डूब गया है। तो मतलब क्या है, इसका ए का जो घनत्व है वो कम है, बी का घनत्व अधिक है, तभी वो उसमें तैर रहा है ज़्यादा। तो क्या होगा, द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन उसे ही बोला जाता है ऊष्माशोषी, जहाँ पे हीट क्या हो, ऑब्जर्व हो। और जो एक्सोथर्मिक होता है जिसे ऊष्माक्षेपी हिंदी में बोला जाता है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें हीट क्या होता है, हीट इसमें प्रोड्यूस होगा। ऊष्माक्षेपी में हीट प्रोड्यूस होगा, शोषी में वो हीट का मतलब अवशोषण होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। फिर देखते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें क्या होता है, सनलाइट एक तो चाहिए, दूसरा CO2 चाहिए और H2O। CO2 और H2O मिल के यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। साथ में यहाँ पे जो हीट है वो ऑब्जर्व होता है, हीट का ऑब्जर्वेशन होता है।
हीट ऑब्जर्व होगा आपका, प्लस हीट भी यहाँ पे चाहिए, तभी तो सनलाइट भी लग रहा है, इसलिए हीट चाहिए, हीट ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है। और वहीं जो श्वसन वाला प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज है आपका C6H12O6 प्लस ये ऑक्सीजन, आप पता ही है कि श्वसन में ऑक्सीजन लगता है, ये दोनों मिल के CO2 बनाएगा, ऑक्सीजन रिलीज होता है CO2 प्लस H2O, और साथ में जो हीट है, हीट ये भी क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा, जबकि उसमें हीट का ऑब्जर्वेशन हो रहा था। तो ये होता है आपका श्वसन, वो था फोटोसिंथेसिस। तो इसमें दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों सही है। कौन सा है, फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फोर्थ वाला S1 एंड S2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट है आपका सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये जो है ये गलत है, केवल द्विलिंगी पुष्पों में नहीं होता, एक लिंगी पुष्पों में भी होता है। कभी कभी जो पेड़ होते हैं उसमें एक लिंगी पुष्प अलग होते हैं, फिर द्विलिंगी होते, तो इसमें भी होता है, ये गलत है, ए वाला गलत है। फिर सेकंड है, द्विलिंगी पुष्प स्वपरागण और पर परागण दोनों प्रकार से पराग से सींच सकते हैं। बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं कैन पॉलिनेट बोथ बाई सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें सेल्फ और ये जो होता नहीं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होता है। तो ये वाला सही है, ए वाला गलत है, ए गलत, बी सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टाइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचारी प्रणाली तंत्र जिसे बोला जाता है, ये कैसा होता है, एक तो ये क्लोज्ड होता है, पहला ये क्लोज्ड होता है, दूसरा बात ये है कि इसमें डबल सर्कुलेशन होता है, क्लोज्ड होगा, और दूसरी बात ये है कि इसमें डबल सर्कुलेशन भी होगा, क्योंकि एक बार ऐसे ब्लड आता है जाता है। तो ये सेकंड वाला थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, समृद्ध मतलब क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ विंड्स ऑन अर्थ। जो पवनों के जनन और बहाव के लिए फैक्टर उत्तरदायी है वही हमें आंसर्स देना है। हवा का जो फॉर्मेशन होता है वो, मान लीजिए ये महासागर है, महासागर से कैसी हवाएं उठती हैं, महासागर से ठंडी हवाएं उठेंगी, यहाँ से ठंडी जो हवा है ये यहाँ से उठेंगी, साथ में इसके बगल में जो लैंड वाला एरिया है, मतलब कि महासागर को छोड़ के वहाँ से गर्म हवाएं उठती हैं, और ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो ये जो पवन है इनका फ्लो होता है, हवाओं का बहना तभी स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या है, पृथ्वी का अनियमित तापन, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी सही होगा, और महासागरों का अनियमित तापन जो है अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशंस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला भी सही है, और ए एंड बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है इससे इसका कोई वो नहीं होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इससे भी नहीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पे, सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा लेती हैं। जो पोटेशियम धातु है मैं एक दिन बताई थी कि जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, सोडियम और पोटेशियम होता है, इसको किस में रखा जाता है, इसको केरोसिन में रखा जाता है, इसको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये जैसे ही हवा के संपर्क में आता है जल उठता है, साथ में ये पानी से भी रिएक्ट करता है, तो इसको इसीलिए केरोसिन में रखा जाता है। वहीं जो फास्फोरस होता है आपका, इसको रखा जाता है वाटर में, क्योंकि ये भी एक्टिव होता है, लेकिन इसे वाटर में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। अब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं यहाँ पे, सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है। ये क्या कर रही है, पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, लेकिन ये जल से भरा हुआ एक बीकर है उसमें डाल देती है पोटेशियम को। फिर होता है वह अवलोकनों को लिखती है, जो ऑब्जर्वेशन ये डालने के बाद जो होता है उसको ऑब्जर्व करती है और लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही है, इसमें से क्या ऑब्जर्वेशन सही होगा। जब पोटेशियम को हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, इसमें यही हमें बताना है। यह एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। मैं क्या बोली थी, जो पोटेशियम होता है इसे केरोसिन में रखते हैं, जब इसे हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होगा तो हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, इसमें ऊष्मा छेपी अपक्रिया। हीट एक क्या होगा, एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी नहीं होगा, ये एक्सोथर्मिक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा, ना कि इसमें हीट लगेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये क्या लिखा है, फट ध्वनि सुनाई देगी,
और पोटेशियम धातु प्रचंड रूप से अपक्रिया करता है। पोटेशियम क्या होता है, जल के साथ अपक्रिया तेजी से करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ना कि हीट इसमें ऑब्जर्व होगा। ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक थर्मिक जो रिएक्शन होता है वही होता है जिसमें हीट क्या लगे, हीट लगे, जिसमें हीट प्रोड्यूस ना हो, हीट अंदर जाए, लगे। और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है जिसे एक्सोथर्मिक बोला जाता है, उसमें हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के ड्यूरिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सही नहीं है यही पूछा गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पे। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणी की श्वसन दर धीमी होती है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। क्या ये सही है, अब हमें यही बताना है। ये गलत होता है, क्योंकि जब देखते हैं आप फिशेस वगैरह को, जब पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो क्या होती हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेती हैं और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इनका श्वसन दर धीमा नहीं होता, बल्कि ये और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं। तो ये गलत है। फिर जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा, अगर ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जो घुली होगी तो वो प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जलीय प्राणी की यहाँ पे बात हो रही है। तो दोनों गलत हैं ये स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ए एंड आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पे। Which of the following is not feature of alternate conception in science? वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। अल्टरनेट कॉन्सेप्शन की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है? इसकी जो विशेषताएं होती हैं ये यहाँ पे देखिए, विचार और ये विचार कारण प्रभाव, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। पहला ऑप्शन है विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। आइडियाज़ आर रेसिस्टेंट टू चेंजेस। क्या जो आइडियाज़ होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं चेंजेस के? तो ये सही है, इसकी विशेषता है। फिर है विचार अलौकिकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, ये भी सही है। जो विशेषताएं होती हैं अवलोकन ऑब्जर्वेशन के दौरान, उन्हीं से विचार जो है उत्पन्न होता है। जैसे आप देख रहे हैं कोई रिएक्शन हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी से तो आपके मन में विचार होगा। फिर है विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विशेषता नहीं पूछा गया है, तो ये विशेषता नहीं है। फिर विचार स्थिर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 75 वाला क्वेश्चन। यहाँ पे लिंग प्रतिसंवेदी मतलब कि जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, जो जेंडर से रिलेटेड बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है वही अनिवार्य कैसे बनाता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। विज्ञान में लिंग प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। ए जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इंटेल्स। देखते हैं यहाँ पे, जो पहले तो आप समझिए लिंग प्रति संवेदी ये होता क्या है। लिंग संवेदना ये क्या होता है, संवेदनशीलता जिसे बोलते हैं। ये इसमें जो है मेल जो होते हैं और जो फीमेल है, टीचर का काम होता है मेल और फीमेल के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी को बच्चों को बताएं। ये बोलें कि इन दोनों का ही इम्पोर्टेंस होता है समाज में, अलग अलग इम्पोर्टेंस अपने अपनी जगह पे होता है। इन दोनों के बीच में जो भी मतलब कि रूढ़िवादी विचारधाराएँ हैं खास करके फीमेल्स के प्रति, उन सब चीज़ों को दूर करें बच्चों के मन में और अच्छी भावनाओं को लेके फीमेल्स के प्रति उनके मन में डालें कि हाँ मेल और फीमेल जो होते हैं उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका इम्पोर्टेंस लाइफ में अलग अलग होता है। इस चीज़ को बताना मतलब कि एजुकेशन देना। और ये एजुकेशन आप देंगे कैसे, जेंडर जो गैप्स होते हैं इनको दूर करना बच्चों के माइंड से। और ये एजुकेशन आप जैसे कि जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज करके कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई एक्टिविटी करा के कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि इसमें जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर ही रह जाएं, उन्हें भी इंक्लूड करना है, उन्हीं के द्वारा ज़्यादातर चीज़ें करवानी है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस को यहाँ पे। पहला ऑप्शन है लिंग संबंधित संवेदनशील भाषा के उपयोग। बिल्कुल भाषा का उपयोग हम कर सकते हैं यहाँ पे जिससे बच्चे समझ सकें। नेक्स्ट है रूढ़िबद्ध धारणाओं की जो स्टीरियोटाइप के थॉट्स होते हैं। स्टीरियोटाइप थॉट्स वो होता है कि जैसे कि लड़की, तुम लड़के हो तुम ये कर सकते हो, ये लड़की है ये नहीं कर सकती। ऐसे नहीं, थिंकिंग में जो होता है, जो आपकी थिंकिंग होती है इसमें डिफरेंसेस हो मेल और फीमेल के बीच में, वो भी निगेटिव डिफरेंसेस हो, तो वो होता है स्टीरियोटाइप। रूढ़िबद्ध धारणा इसी ही बोला जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को क्या करना, संलिप्त करना, मतलब विद्यार्थी को भी इसमें इंगेज करना है।
तो ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड वाला देखते हैं, लिंग आधारित समूह बनाना। नहीं, अगर जो टीचर है वो खुद ही लिंग के बेस पे ग्रुपेस बना रहा है, ग्रुप से यहाँ पे बना रहा है, तो क्या होगा, ग्रुपिंग कर रहा है लिंग के बेस पे, तो ये गलत है। ये खुद ही दिखा रहा है कि आप डिफरेंस कर रहे हैं मेल और फीमेल के बीच में, तो ये गलत है। और यहाँ पे विविधीकृत निर्देश आकलन के प्रयोग को, मतलब डिफ्रेंशिएटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब इसका ये मतलब होता है कि मेल को अलग इंस्ट्रक्शन देना, फीमेल को अलग, जो गर्ल है उसको अलग इंस्ट्रक्शन देना और जो बॉयज़ हैं उनको अलग इंस्ट्रक्शन देना। तो यही होता है विविधीकृत निर्देश और आकलन का प्रयोग। तो ये भी नहीं करना है, सबको जो निर्देश देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, वो इक्वली देना है। तो ए एंड बी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ए एंड बी। बाकी ये सारे गलत हैं। ये जो लिंग के बीच में होता नहीं है, जेंडर गैप्स हैं, इनको ये और बढ़ावा देंगे और वहीं ये कम करेंगे। ए एंड बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इसमें है, एक प्लास्टिक के बोतल में विभिन्न स्तरों पर एक समरूप 3 छेद किए गए हैं। मतलब कि अलग अलग लेवल पर भिन्न भिन्न स्तरों पर, मतलब ये है कि अलग अलग ऊंचाई पर क्या किए गए हैं, होल किए गए हैं। बोतल को पानी से भर दिया गया है, इसके बाद जो बॉटल है उसको पानी से फिल कर दिया गया है। किस छेद से पानी किस बहाव के साथ आएगा, यही आपको बताना है। तो इसमें जो बॉटल्स होते हैं, मान लीजिए सेम साइज़ के बॉटल हैं और क्या किया गया है, प्लास्टिक के ये बॉटल हैं आपके, और क्या हुआ, इसमें अलग अलग ऊंचाई पर छेद कर दिया गया। मान लीजिए यहाँ पे यहाँ होल हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ। इसके बाद क्या हुआ है, 3 छेद किए गए हैं। बोतल को पानी से भर दिया गया है, इसके बाद इसमें पानी भी भरा हुआ है। अब इसमें बताना है कि किस में बहाव कैसा होगा। आप ऑप्शन को देख के जान रहे होंगे कि क्या इसमें पूछा गया है। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। जो होल निम्नतम मतलब कि जो होल नीचे है उससे ज़्यादा अधिकतर बल के साथ, जब प्रेशर अधिक होगा, फोर्स अधिक होगा, तो बाहर आएगा अधिक बल के साथ। क्योंकि यहाँ पे ये जो होल है, मान लीजिए ये नीचे वाला, यहाँ पे मान लीजिए नीचे वाला मैं बनाई हूँ, यहाँ पे जो होल है, यहाँ पे जो वाटर है इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। जब इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ से जो पानी है वो अधिक फोर्स के साथ, बल के साथ बाहर आएगा। किसी के ऊपर अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो अधिक फोर्स के साथ वो बाहर आएगा ही। ये हो गया। फिर सेकंड है, उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। नहीं, जो ऊपर छेद है इस पे प्रेशर कम होगा तो ये अधिकतम बल के साथ नहीं आएगा, ये गलत है ऑप्शन सेकंड वाला। सभी छेदों से पानी नहीं, गलत है ये भी। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है कि अगर होल निम्नतम रहेगा, नीचे रहेगा, तो जो पानी है वो अधिक दूर पे जाके गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो अधिक बल के साथ गिरेगा। जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे अधिक बल के साथ, अधिक प्रेशर के साथ निकल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा दूर पे जाके गिरेगा। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला और ए वाला ये सही है। उच्चतम छेद से पानी अधिक दूर पर गिरेगा, क्योंकि उच्चतम छेद पे जो प्रेशर है वो ही कम लग रहा है, बल कम लग रहा है, तो ये भी गलत है। फिर सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा, गलत है। यहाँ पे प्रेशर और फोर्स अलग अलग पानी के द्वारा लग रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें सही कौन कौन सा है, ए एंड डी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपोजिट होता है, जहाँ पे प्रेशर अधिक लगेगा वहाँ फोर्स जो है, मतलब कि अगर होल छोटा होगा तो पानी दूर तक गिरेगा, अगर होल यहीं पे बड़ा हुआ तो ये पानी पास में ही गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कथन क्या है, यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। मतलब कि डाइल्यूट करने के लिए एसिड को क्या करना है, यहाँ पे डाइल्यूट करना है, तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए ये बोल रहा है कि जल में अम्ल डालना जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। तो सही है, जो वाटर है इसमें एसिड को क्या करना चाहिए, एसिड को इसमें डालना चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, हम इसका अपोजिट कर दिए कि एसिड में वाटर को डाल रहे हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोनियम आयन है, ये क्या होगा, ये इनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी, जबकि इनकी संख्या हम रिड्यूस करने के लिए करते हैं, इनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी। और ये हीट जो है ये भी बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। हीट बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है आसपास में वो बढ़ जाएगा। तो जो ये आप पॉट लिए हैं, ये जो बर्तन लिए हैं, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। इसीलिए हम एसिड को वाटर में डालते हैं, वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं।
अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम एसिड को क्या किए, यहाँ वाटर है, हम जब एसिड को यहाँ पे डालें, एसिड को इसमें हम डालें तो क्या होगा, एसिड को डाइल्यूट करने का मतलब है, तनु करने का मतलब है उसमें जो हाइड्रोजन आयन है और जो हाइड्रोनियम आयन है इनकी संख्या क्या हो जाना, इनका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाना। यही होता है डाइल्यूट करना किसी भी चीज़ को। तो डाइल्यूट करना यही है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन जो है इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसको डाइल्यूट करने के लिए एसिड को धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए, धीरे धीरे एसिड को इसमें डालना चाहिए, ये नहीं है कि एकदम से अचानक से आप डाल दिए। और जिसमें क्या होता है, हीट भी, इसमें हीट जो होता है ये प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए जिसमें हीट प्रोड्यूस होगा वो कौन सा, एक्सोथर्मिक होता है ये। तो जिसे हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब देखते हैं हम ऑप्शंस को, कौन सही है कौन नहीं। ये सही है, अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। फिर है, अम्ल का मंदन मतलब कि डाइल्यूशन करने के लिए उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये इसमें ऊष्मा हीट प्रोड्यूस होगी, इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिड में वाटर को ना डाल के वाटर को एसिड को वाटर में डालते हैं। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पे। ज्वाला का रंग निर्भर करता है, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन, जो ज्वाला का रंग होता है फ्लेम का वो किस पे डिपेंड करता है। सबसे हॉटेस्ट कौन सा होता है, सबसे जो हॉटेस्ट कलर होता है ज्वाला का वो होता है ब्लू। अगर ब्लैक होता है मतलब कि वो अच्छे से जल नहीं पाया है, उसमें कार्बन की मात्रा रह गई है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ये डिपेंड किस पे करता है, जो फ्लेम होता है ये डिपेंड करता है कलर इसका, कि जो आपका सब्सटेंस है इसकी प्रकृति, नेचर क्या है। पहला तो नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर क्या है ये। दूसरा डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो O2 आपको पता होगा जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति किस तरह से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर ऑक्सीजन की पूर्ति कम होगी तो वो फ्लेम जो है वो ब्लैक फ्लेम के साथ जलने लगेगा, मतलब उसमें कार्बन की मात्रा रह जा रही है। इस पर डिपेंड करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस, और ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन सप्लाई। ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पे। सिनेमा हॉल में जो रूफ होता है इसको कैसे बनाया जाता है, वक्रित बनाया जाता है। इसी से क्वेश्चन यहाँ पे बना, कर्व शेप में बनाया जाता है। कथन है, सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की जो छतें होती हैं वो सामान्यतः वक्रित होती हैं, जनरली क्या होती हैं, कर्व्ड होती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ये एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें अपनी सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द ए कर्व सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस, ये जो साउंड होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसीलिए इनका जो रूफ होता है वो कर्व शेप में बनाया जाता है। बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। अभी कुछ साउंड के बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4th वाला, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखिए साउंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लीजिए जिससे क्वेश्चन हर बार बनता है। ये जो साउंड होता है आपका, इसको अगर इसके प्रोपागेशन के लिए, इसके विचरण संचरण के लिए जिसे बोला जाता है, क्या चाहिए, मीडियम की ज़रूरत होती है। वहीं जो लाइट होता है, यहाँ पे लाइट की देखिए, ये भी पूछा जाता है, ये जो लाइट होता है इसके संचरण की, इसके प्रोपागेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये जो वैक्यूम होता है, निर्वात जिसे बोला जाता है, इसमें भी क्या करता है, ट्रेवल कर लेता है जो लाइट होता है। साउंड में ऐसा नहीं होता, इसके प्रोपेगेशन के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए होता है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, और दूसरा ये बनता है कि जो साउंड होता है इसकी स्पीड कैसे होती है, मतलब सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है, गैस में। जो सॉलिड है यहाँ पे सॉलिड लिखते हैं, यहाँ पे लिक्विड है ये, और ये गैस है। तो जो साउंड की स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड है, ये देखते हैं। इसका क्रम पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, और फिर गैस में होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ऐसे साइन रहेगा यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। और इसका जो स्पीड होता है आपको पता ही होगा, 340 मीटर पर सेकेंड होता है। और लाइट का क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का होता है।
और जो इको साउंड आता है जिसे प्रतिध्वनि बोला जाता है, इसके लिए जो रेंज होता है वो होता है 17 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 17 मीटर इसका रेंज होता है। और लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है, एक तो ये भी जान लीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम, ये कौन फॉलो करता है? ये साउंड भी, लाइट की तरह साउंड भी आपका फॉलो करता है। इन सारी चीज़ों को जान लीजिएगा, तभी यहाँ पे देखिए परावर्तित हो रहा है। इसीलिए ये जो इसकी छतें हैं वो कैसे बनाई जा रही हैं? कर्व शेप में बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन, इंडक्टिव रीजनिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मैं CDV में बताई थी आगमित विवेचन कौन सा होता है। इसके लिए आगमन विधि या आगमित विवेचन वही होता है जिसमें हम क्या उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाते हैं, वही होता है आगमित विवेचन। तर्क दिया जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। इसमें विद्यार्थी जो हैं वो इंगेज हैं, एक्टिव भी दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन को देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कहीं कहीं कभी कभी कोई और ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जो इससे भी ज़्यादा सही होते हैं। प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना, नियमों को सत्यापित करना एक्टिविटी नहीं होगी, गलत है ये। परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक समस्या को हल करना, सत्यापित करना, ये सब गलत है। नियम बताने के लिए कहना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलस्ट्रेट्स साइंस एज इंक्वायरी। साइंस एज इंक्वायरी वहीं होगा, मतलब कि जांच पड़ताल की तरह विज्ञान वहीं पे होगा जहाँ पे खोज वाली चीज़ें चल रही होंगी। खोज का मतलब अन्वेषण, अन्वेषण वाली चीज़ें जहाँ पे चल रही होंगी वही होगा खोज, एक्सप्लोरर वाली। पहला है, चने के बीज में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। पहला ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे सूची बनाना ये नहीं होता है। यहाँ पे ये देखिए, साइंस एज इंक्वायरी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये गलत है। अवलोकन भी करना, ऑब्जर्वेशन तो वो होता है कि कहीं कुछ चीज़ें हो रही हो, उसको बैठ के खड़े होकर बस ऑब्जर्व करते रहिए, उसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती हैं। फिर है वर्गीकरण करना, ये भी नहीं एक्टिविटी वाला ज़्यादा है। तो इसमें क्योंकि जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल वहीं होगा जहाँ पे आप खोज करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा।